हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट 2 और 3 डेज में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। चैप्टर का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि अब तक आप क्या पढ़ रहे थे और आज क्या पढ़ने वाले हैं। रेगुलरिटी और एक आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, उन दोनों में एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अगर आप रेगुलर रहते हैं ना क्लासेस में, रेगुलर क्लास अटेंड करना, रेगुलरली स्टडी करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, तो आपकी परफॉर्मेंस टॉप पर होती है। और अगर आप रेगुलरिटी तोड़ते हैं तो उसमें आपको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ क्लास जो हमने करी थी लास्ट, वो क्या थी। तो लास्ट क्लास थी हमारी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और आज हम उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको मजा भी आता होगा क्योंकि आपको मौका मिलता है आंसर करने। तो आज भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहें जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं। इतना टाइम मैं आपको जरूर देकर चलूंगा, 10 से 12 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे और उसमें आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इनमें से डिफोरेस्टेशन का प्राइमरी कॉज या रीजन या कारण क्या है। किस वजह से डिफोरेस्टेशन किया जाता है, किस वजह से प्लांट्स को काटा जा रहा है, किस तरह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, अर्बनाइजेशन, एफोरेस्टेशन, बायोडिग्रेडेशन या फिर कंजर्वेशन। और इतना आपको पता ही चल गया होगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अगर आप मीनिंग जानते हैं तो आंसर तक भी पहुंच गए हो। और इसका आंसर है अर्बनाइजेशन। मीन्स हम जो शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से ज्यादा फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, खेती के पर्पज से, इंडस्ट्री के पर्पज से, और भी बहुत सारे यूजेस जो हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं प्लांट से बनने वाली चीजों के, उसकी वजह से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, विच टर्म डिस्क्राइब द वैरायटी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, ऑप्शंस पर बाद में जाइए। विच टर्म डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती है प्लांट और एनिमल्स की, उसको क्या बोला जाता है। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एफोरेस्टेशन या फिर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है निवास, एक जगह, वहां पर तो कोई भी कैसे भी रह सकता है। लेकिन पर्टिकुलर की अगर बात करें, वो कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ टर्म डिस्क्राइब वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज, और जहां वैरायटी की बात आ गई वहां बायोडाइवर्सिटी वर्ड होता है। वैरायटी की बात आ गई तो क्या वर्ड होगा, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का उद्देश्य क्या, क्यों बनाई जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, किस वजह से हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण करते हैं या फिर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने प्लांट और एनिमल्स को। तो उसका रीजन क्या है, टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जी नहीं, टू कंजर्व स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ से ऑप्शन बी, टू कंजर्व स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्वेश्चन क्या पढ़ा था आपने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूरे चैप्टर के दौरान मैंने आपको ये चीजें बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह सिखाई थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क में क्या अंतर है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और डिफरेंसेस के बेस पर ही मैंने बताया था आपको कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहां पर उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही, कैसे नेचुरल हैबिटेट में ही सुरक्षित कर दिया जाता है प्लांट और एनिमल्स को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोजन। आप इनमें से कौन सा काम करके सॉइल इरोजन रोक सकते हो। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, वाटर और एयर से जो कटाव होता है सॉइल का, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आंसर करिए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए। पहला है डिफोरेस्टेशन, दूसरा टेरेस फार्मिंग, तीसरा है ओवरग्रेजिंग और चौथा है अर्बनाइजेशन। तो कौन सा काम करेंगे आप ताकि आप सॉइल को कटाव से रोक सकें, सॉइल इरोजन से बचा सकें। तो आपको करना पड़ेगा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जो ऊंची जमीन होती है ना, वहां पर सीढ़ियां उसी बना दी जाती हैं और उन पर खेती करी जाती है। और उसकी वजह से जो घास फूस हो जाता है ना, मिट्टी कट के नीचे आती नहीं है, जो फसल हो रही होती है उसकी वजह से नीचे कट के आती नहीं है जब बारिश होती है या फिर हवा चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब है किसी बसी हुई चीज को उजाड़ देना, चाहे वो जंतुओं का आवास है, चाहे वो प्लांट का हैबिटेट है। अगर आप उसको उजाड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन, उसको डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। और डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, जी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी बायोडाइवर्सिटी, इससे तो गिरेगी। और तो फिर क्या होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जी हाँ, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होगा, यानी कि हमारे पास जो प्रेजेंट में
प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द रेड डेटा बुक? मैंने बताया था एक बुक हमने तैयार की हुई है, वर्ल्ड वाइड डेटा रहता है उसमें एनिमल और प्लांट का। तो रेड डेटा बुक किस लिए बनाई जाती है? टू लिस्ट एंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। जो एंडेंजर और एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो गायब हो चुके हैं या जिनके ऊपर खतरा है खत्म होने का, लुप्त होने का, उनके लिए एक बुक बनाई गई है, उसको रेड डेटा बुक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा और बताऊंगा किसका क्वेश्चन, इसका आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज? इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज है? डोमेस्टिक कैट? जी नहीं, बिल्लियां तो बहुत सारी हैं अभी। बंगाल टाइगर? वेरी गुड, दिस वन इज द राइट आंसर। बंगाल टाइगर जो है वो संख्या में गिने चुने बचे हुए हैं। गिने चुने बचे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हमने उन पर गौर नहीं किया तो एंडेंजर में कौन है? बंगाल टाइगर। ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर कॉल्ड? अगर आप फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या प्लांटेशन करना पड़ता है, नए नए पौधे उगाने पड़ते हैं। तो नया पौधा उगाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन या अर्बनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। नए पौधे उगाने का जो प्रक्रम होता है उसको एफोरेस्टेशन कहा जाता है और फॉरेस्ट को काटना, उसको डिस्ट्रॉय करना, वो डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, एफोरेस्टेशन। अभी तक आप देख पा रहे होंगे ज्यादातर ऑप्शन बी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हर बार बी आता चला जाएगा, थोड़ा गौर करके ध्यान से आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का मेजर इनमें से कौन सा है? पोचिंग, एस्टेब्लिंग नेशनल पार्क, पॉल्यूटिंग वाटरवेज या फिर क्लियरिंग कटिंग फॉरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हो वाइल्ड लाइफ को, मतलब जंगली जीवन को आप बचाना चाहते हैं, प्लांट और एनिमल को बचाना चाहते हो, तो इनमें से कौन सा काम करेंगे? पॉचिंग का मतलब होता है इलीगल तरीके से जानवरों को और प्लांट को नुकसान पहुंचाना। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, इससे तो नुकसान होगा वाइल्ड लाइफ को। एस्टेब्लिश नेशनल, जी हाँ, नेशनल पार्क बनाएंगे। नेशनल पार्क बनाने से क्या होता है? नेशनल पार्क बनाने से उनमें जो प्लांट और एनिमल है उनको कंजर्वेशन मिल जाता है, उन पर कोई भी इलीगली उनको खत्म नहीं कर सकता, उनको हार्मफुल कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर भी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म एक्सटिंक्ट रेफर टू? एक्सटिंक्ट नाम का जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है? स्पीशीज दैट इज एविडेंट, ऐसा स्पीशीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में? जी नहीं, इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट क्या है? स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ऐसी स्पीशीज जो अब नहीं बचे हुए हैं, दैट दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which of the following human activities contribute to global warming? इनमें से ग्लोबल वार्मिंग में कौन कंट्रीब्यूट करता है बताइए? ह्यूमन एक्टिविटीज है कुछ, और इस कौन सी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है इनमें से? प्लांटिंग ट्रीज, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, रिसाइकलिंग या यूजिंग सोलर एनर्जी। तो आपको पता ही होगा कि अगर आप जितना ज्यादा आप फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में घुल जाएंगी। और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो ही जिम्मेदार है। कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये किससे आएगा? बर्निंग फॉसिल फ्यूल से आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। तो आज हम देख पा रहे हैं ज्यादातर आंसर बी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। बाकी आप ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। व्हाट द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व? आप बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या फायदा होगा आपको बताइए? टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन? जी नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व से इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। फिर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बिल्कुल राइट है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन मिलता है किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व में। मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताए थे जहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन मिलता है, यानी कि एनिमल और प्लांट को कंजर्वेशन मिलता है। वो बताया था मैंने आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर भी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है और इसका राइट आंसर हो टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। Which of the following is not a method of conservation? इनमें से कौन सा कंजर्वेशन का मेथड नहीं है? प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, पशुओं और पौधों के हैबिटेट को बचाना, पोचिंग एनिमल्स, एनिमल्स का शिकार करना इलीगल तरीके से, इन्फोर्सिंग वाइल्ड लाइफ लॉज, मजबूती के साथ वाइल्ड लाइफ नियम लागू करना, एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को शिक्षा देना। मुझे लगता है तीनों काम डी, सी और ए ये कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। लेकिन एक यहाँ पर पूछा गया है, फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा तरीका नहीं है कंजर्वेशन का? तो पोचिंग एनिमल्स इज नॉट अ
वे ऑफ कंजर्विंग एनिमल्स। तो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, याद है? बताया था इलीगल तरीके से शिकार करना। अगर इलीगल तरीके से शिकार किया जाएगा, प्लांट और एनिमल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो कंजर्वेशन का बिल्कुल भी मेथड नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लेड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार है? कंजर्वेशन एफर्ट्स, पॉल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस। आप जितना ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे, जितना ज्यादा पशुओं के, एनिमल्स के या फिर प्लांट के हैबिटेट को आप उजाड़ेंगे, उतना ज्यादा वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फॉरेस्ट रेंजर? फॉरेस्ट रेंजर का रोल क्या होता है? टू कट डाउन ट्रीज? नेवर। फॉरेस्ट रेंजर पेड़ों को काटते नहीं है, तो क्या करते हैं? टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज? यस, वे प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, वो मैनेज करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? लास्ट के 2-3 चैप्टर जो मैंने आपको कराए हैं ना, उनमें रिसोर्सेज की खूब बात हुई है, उनमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हुई है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हुई है। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत इजी इसका आंसर हो चुका है। आपसे पूछा गया रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? और रिन्यू आप जिसको कर सकते हैं दैट इज सोलर एनर्जी। ना नेचुरल गैस होता है, ना पेट्रोलियम, ना कोल होता है। नेचुरल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोलर एनर्जी, तो रोजाना हमें उतनी ही मात्रा में आकर मिलती रहती है, कभी घटती नहीं है। व्हाट द इफेक्ट ऑफ ओवरग्रेजिंग? ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं को अधिक चराना। मतलब कहने का ये कि किसी एक ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा पशु वनस्पतियों को ज्यादा खा रहे हैं, उसको ओवरग्रेजिंग कहा जाएगा। वेजिटेशंस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्या ओवरग्रेजिंग कहा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा इसका लॉस क्या होगा हमें? सॉइल फर्टिलिटी पर अफेक्ट पड़ेगा, सॉइल इरोजन पर पड़ेगा, इंक्रीज वेजिटेशन हो गया, बैलेंस इकोसिस्टम होगा। तो इसका असर होगा सॉइल इरोजन, क्योंकि जैसे ही घास फूस खत्म हो जाएगी, वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी, तो जमीन बंजर होकर उसके ऊपर रेत ही रहेगा, सिर्फ वो पानी से बहकर चला जाएगा, वो हवा से उड़ के चला जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट? कितना आसान है, बच्चे बच्चे जानते होंगे। शिप ऑफ डेजर्ट किसको कहा जाता है? कैमल को बोला जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म फॉर स्पीसीज दैट आर ओनली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया एंड नोवेयर एल्स? ऐसे स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं दूसरी जगह पाए नहीं जाते, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एंडेमिक स्पीसीज। ऑप्शन बी, एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट वन, विच प्रैक्टिस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन? इनमें से कौन सी प्रैक्टिस वाटर कंजर्वेशन में इस्तेमाल की जाती है? ओवर इरिगेशन? जी नहीं। ज्यादा पानी आप लगाएंगे खेतों में तो उसको आप पानी को बचा नहीं रहे, आप नुकसान कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन इज द राइट मेथड। ऑप्शन बी, ड्रिप इरिगेशन इज राइट मेथड टू कंजर्व वाटर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट? हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, एंडेंजर स्पीसीज एक्ट, जिसमें जो एंडेंजर एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट के हैं चाहे वो एनिमल्स के हैं, उनको बचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों को फॉलो करने के लिए क्या मजबूरी है, उसको ऐसा क्यों बनाए गए ये कानून? तो उसके लिए टू क्रिएट न्यू स्पीसीज? नहीं, नई स्पीसीज आप क्रिएट नहीं कर सकते। टू प्रोटेक्ट स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन? यस, आप जो स्पीसीज हैं उनको एक्सटिंक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो खत्म ना हो, लुप्त ना हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? अभी रिन्यूएबल की बात हुई थी, तो नॉन रिन्यूएबल भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें से बता दीजिए कौन नॉन रिन्यूएबल है। तो नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, ये एक दिन खत्म हो जाना है। इनकी जो भंडार है हमारे पास वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्टॉक है इनका, जो एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स? जब एनिमल्स का इलीगल हंटिंग किया जाता है तो कौन सा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं? शुरू के 2-3 क्वेश्चन में इसका मैं आपको बता चुका था, वो वर्ड कौन सा था, याद करिए अपने आप को, थोड़ा सा अपने दिमाग को 5 मिनट पहले अगर ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो वर्ड था पॉचिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि इलीगल तरीके से पशुओं को नुकसान पहुंचाना, उनका शिकार करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कंजर्विंग प्लांट? प्लांट को कंजर्विंग करने का क्या बेनिफिट है? आपको क्या फायदे होंगे अगर आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाते हैं, और जो आपके पास फॉरेस्ट है, जो आपके पास प्लांट है, उनको काटते नहीं है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आपको क्या फायदा होगा? इंक्रीज इन डिफोरेस्टेशन? नहीं, जी नहीं। तो क्या होगा? लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट? जी नहीं। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? यस, दिस वन इज राइट।
प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप पौधों को बचाएंगे, नए पौधे लगाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रहेगी, उसको कोई हानि नहीं होनी, वो जो है रेगुलर आने वाले समय तक बनी रहेगी। तो चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी। बायोलॉजी को कंजर्व करने का प्राइमरी फोकस क्या है हमारा? टू स्टडी एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जी नहीं। टू प्रोटेक्ट सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, हाँ जी। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्ड है उसको बनाए रखना ही बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बायोलॉजी का फोकस है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के क्या प्रभाव होते हैं? अगर आप किसी जगह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है बड़ी तेजी से, तो क्या असर होगा वहां का? बताइए क्या होगा? स्टेबल वेदर पैटर्न्स, जी नहीं। ग्लेशियर मेल्टिंग, कंसिस्टेंट रेनफॉल, डिक्रीज सी लेवल। तो हम यहां से अगर देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग्स। जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर जाएंगे। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाना या सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा? जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे और उनका पिघलकर जो पानी है सी लेवल बढ़ेगा, नदियों का लेवल बढ़ेगा और वो पानी आपके जो भी हैबिटेट्स हैं उनमें घुस जाएगा और तहस नहस कर देगा सबको। व्हाट इज वन वे टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने का एक तरीका क्या है बताइए? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीजिंग एयर ट्रेवल। इन सब का मीनिंग बता देता हूँ। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा बस और ट्रेन का इस्तेमाल करें, ऐसे साधनों का इस्तेमाल करें जहां पर लोग इकट्ठा जाते हैं, ना कि अलग अलग वाहन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल्स, अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे तो एनवायरमेंट को नुकसान ही पहुंचेगा, कार्बन ज्यादा बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में। इंक्रीजिंग एयर ट्रेवल्स, अगर आप एयर ट्रेवल को इंक्रीज करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? एयर के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़नी है। और अगर आप एक्सपेंडिंग अर्बन एरियाज, आप शहरीकरण करेंगे तो इससे भी क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा एयर को, यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो हम क्या करना चाहिए? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज राइट मेथड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेसिव स्पीसीज। इनमें से कौन सा एक इनवेसिव स्पीसीज है? क्या वो बाल्ड ईगल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है? जी नहीं। केन टोड इन ऑस्ट्रेलिया, यस, केन टोड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और कोयला इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं है। पांडा इन चाइना, ये भी नहीं है। तो जो इनवेसिव स्पीसीज है इनमें वो क्या है? कैन टोड इन ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को बढ़ाना। द डिवीजन ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड सेक्शंस, बड़े बड़े जो हैबिटेट्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। रेस्टोरेशन और रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स को दोबारा से बसाना, या फिर द क्रिएशन ऑफ न्यू हैबिटेट्स, नए हैबिटेट्स क्रिएट करना। तो इनमें से जो राइट अप्रोप्रिएट बिल्कुल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, द डिवीजन ऑफ लार्ज हैबिटेट, द डिवीजन ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड सेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग लगभग हम क्लास के एंड तक पहुंच चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि बच्चे काफी इंटरेस्टेड हैं क्लास में, बहुत बढ़िया आंसर भी कर रहे हैं। तो आप भी आंसर करते रहिए, बड़ा उम्मीदों के साथ हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे सीख कर जाएंगे और अपने आप को परख के जाएंगे कि अपने आपने कितना सीखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। किस लिए हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को? क्या रीजन है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, टू इंक्रीज पॉल्यूशन, टू प्रमोट डिफोरेस्टेशन, या टू इंकरेज पॉचिंग। तो इनमें से आप देख ही पा रहे हो राइट आंसर क्या है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, यानी कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको बचाना है खत्म होने से, होने से। इज दैट क्लियर? आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप फ्यूचर हैं पूरे वर्ल्ड का, पूरे देश का। तो आप कोशिश करें कि इन चीजों को सीखें, समझें और इम्प्लीमेंटेशन करें लाइफ में। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लासेस लेकर आता रहूंगा बार बार आपके सामने, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है? आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि लाइक शेयर करते रहना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन भी आप, क्योंकि अभी ऐसा कोई चार्जेस नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई चार्जेस देने होंगे। तो आप इजीली चार्ज क्या करा सकते हैं? सब्सक्राइब करा सकते हैं अपने फ्रेंड से कहकर, अपने रिलेटिव से कहकर, ताकि सब इसका फायदा उठा सकें और हम बेहतर से बेहतर क्लास आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच।